हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम कवर कर रहे थे हिंदी विषय से यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को। कहानी के अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आकाश दीप कहानी, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अब सबसे पहले हम पाठक का परिचय देखेंगे, लेखक का दोस्तों। लेखक परिचय में सबसे पहले आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। इसके बाद हम चलेंगे आकाशदीप कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी आप ध्यान रखिएगा विभिन्न प्रकार के जो है कि ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, कहीं कहीं अदर स्टेट में दोस्तों। और यह कहानी मुख्य रूप से हम आज जो मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी आकाशदीप, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यह कहानी यूपी जो है एचएससी के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है दोस्तों। यदि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर दे रहे हैं तो उसके पाठ्यक्रम में भी यह कहानी लगी हुई है। आइए सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध सूधनी परिवार में हुआ था। 30 जनवरी 1989 में इन्होंने 8वीं तक स्कूली शिक्षा पाई और इसके बाद घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। काशी के प्रसिद्ध विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने संस्कृत के प्राचीन साहित्य का गंभीर ज्ञान प्राप्त किया दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलेंगे। प्रसाद मूलतः छायावादी कवि है, किंतु नाटक और उपन्यास के साथ कहानी परंपरा के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले प्रसाद जी किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये मूल रूप से उपन्यास के लिए जाने जाते हैं और कहानी के लिए। वे स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। इनकी पहली कहानी 1911 में ग्राम, ठीक है, 1911 में मानी जाती है। उनकी पहली कहानी 1911 ईस्वी में लिखित ग्राम मानी जाती है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है। इनकी जो भी आप देखेंगे ना, प्रसाद जी के नाटक आप पढ़िए और देखिए, ये सारे किस पे हैं, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक आदर्श पे। जयशंकर जो है कि देखेंगे कि आदर्श जैसे तत्वों से निर्मित है, जिस कारण देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में है। जयशंकर प्रसाद का प्रारंभिक काव्य रचना ब्रजभाषा में है। आप सभी जानते हैं छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और इनकी भाषा क्या है, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में है कानन कुसुम, प्रेम पथिक। इनकी प्रारंभिक रचना जो झरना है, ठीक है, आंसू, लहर। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जैसे कामायनी। कामायनी के बहुत विभिन्न आलोचकों ने विभिन्न नाम से बताया हुआ है। इनकी अंतिम एवं प्रौढ़तम काव्य कृति है। आपसे पूछा जाएगा तो 1935 में कामायनी का प्रकाशन, कहीं कहीं आपको 36 मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। कामायनी में मानव सभ्यता के विकास की मनोवैज्ञानिक कथा है। नाटक के क्षेत्र में प्रसाद का सर्वोच्च स्थान है। प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अभी आप ये कहानी पढ़ेंगे ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपको नए दिखेंगे, तो ये भी संस्कृत निष्ठ भाषा पे ही है, खड़ी बोली है। इनकी कहानियों की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व भावमयी है। इनमें बिंब है, प्रतीक है, लय जैसे तत्व उपस्थित हैं। शैली की दृष्टि से सर्वाधिक प्रयोग प्रसाद द्वारा वर्णनात्मक शैली का किया गया है। आकाशदीप में संलाप शैली का उदाहरण है। 48 वर्ष की अल्पायु में दोस्तों 1936 ईस्वी में ये जो है कि इनके देह का देहावसान हो गया दोस्तों। ऐसे लोग समाज से जाते नहीं हैं, बल्कि अपनी छवि समाज में निरंतर बनाए रखते हैं। लोग जो है कि जन चाहे कुछ भी हो दोस्तों, ऐसे कवि समाज में अपना स्थान, इनके जाने का गम भी नहीं होता है लोगों को। इनकी इतनी काव्य कृतियाँ हैं, उन्हें आप देखिए। इनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। कमायनी काव्य है। राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक घूट, स्कंदगुप्त आप देख रहे हैं, और ये चंद्रगुप्त और ये स्कंदगुप्त, ये तीनों नाटक हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं पूरे तरीके से दोस्तों, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। एक घूट और जो है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। हम एक कहानी पढ़ेंगे भी जो पाठ्यक्रम में है। आधी, इंद्रजाल कहानी संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध भी इनके हैं दोस्तों। ये रहा आपके लेखक का परिचय, जिसे जो है कि कहानी पढ़ने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखक की कहानी लगी है तो अन्य प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं।
काशदीप कहानी पढ़ेंगे। यहाँ से कई प्रश्न सीधे तौर से पूछे गए हैं, तो जब जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको इंडिकेट करती चलूंगी, आप नोट डाउन कीजिएगा। बंदी क्या है? इसमें बुद्धगुप्त और चंपा की कहानी है दोस्तों। और चंपा द्वीप है जो है समुद्र में। चंपा के पिता जो है कि रहते हैं, वो भी जो है कि समुद्र में एक नौका चलाते रहते हैं। तो एक दिन किसी जो है कि उसके क्या कहते हैं उसके दस्यु जलदस्यु के द्वारा मारे जाते हैं। फिर चंपा वहाँ अनाथ हो जाती है और इसके बाद ये कहानी चलती रहती है। ये कहानी एक बहुत अच्छे देश प्रेम आप कह सकते हैं, संवेदनशील कहानी है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं, इसके बाद आप समझ पाएंगे। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं। निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक हैं। कितने नाविक हैं? 10। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू, रज्जू मतलब रस्सी होता है। रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षा तिरेक को से उसके गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या है? तुम स्त्री हो? तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? यही प्रश्न 2019 के परीक्षा में पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो ये किसका कथन है? तो यह चंपा का कथन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। क्या है? चंपा। तारक खचित नील अंबर और अम्बुज समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मत वाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उनका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पृथक प्रदर्शन ने चिल्लाकर कहा, आधी। क्या है? आधी। आधी आपत्ति सूचक तुर्य बजने लगा। एक सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा था। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़ककर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत के संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिचासनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक, कीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिला हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुना। दृश्य देखेंगे तो दूसरा शुरू हो रहा है। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट रहा है। सुनहली किरणें और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविक ने देखा पोत का पता और नहीं। बंदी मुक्त। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त। जलदस्यु कौन है? बुद्धगुप्त। कदापि नहीं। क्या कह रहे हैं? कदापि नहीं। कदापि नहीं चौंक कर नायक ने कहा और वह अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने हाथों द्वारा स्वतंत्र कर लिया। चंपा भय से विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी
कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कतार आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, कृष्णदेव की शपथ, मैं विश्वासघाती नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। क्या किया? उसको छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप के बहुत दूर। तो इस द्वीप का नाम आप याद रखिएगा, इसमें कई द्वीप आएंगे, आप एक जगह नोट डाउन कीजिएगा। बाली द्वीप से बहुत दूर, असंभव, एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन। क्योंकि जो है कि दोस्तों, जब नाव चलती है जल के अंदर, तो क्या होता है कि अगर हवा जो होती है नाव की विपरीत होती है तो वो धीरे गति से चलती है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। कितने दिनों में हम लोग पहुँचेंगे? अनुकूल पवन के मिलने पर 2 दिन, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविक को ठाठ लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जल मग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। क्योंकि वो लोग जल के अंदर अपना कार्यक्रम करते रहते, तो तुम्हें पता रहता था कहाँ पे नाव टकरा सकती है, कहाँ पे नहीं टकरा सकती। तो सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। दृश्य तीसरा शुरू हो रहा है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? मतलब वहाँ पे पूछा जा रहा है चंपा से। वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। कहाँ की हूँ? चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र में मेरा घर है। याद रखिएगा, ये 8 वर्ष की कन्या है जब समुद्र में रहना शुरू की। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्यु को मारकर जल समाधि ली थी। तो याद रखेंगे आप कितने लोगों को मारा था? तो 7 को। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर, एक भयानक अंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैं उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई हूँ। चंपा रोष से जल रही थी। क्या कर रही थी? जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक छत्री हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। जब अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश थी। क्या थी? बिना उद्देश्य की थी। मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, ये सारा चीज़ उसके माइंड में नहीं आ रहा था। किसी आकांक्षा के लाल डोरे ने न थे। धवल अपंगों में बालिकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में संभ्रम पूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबई राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंग यत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक, क्या देखा? अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। ठीक है, तरुण बालिका इसलिए थी कि यंग थी, तरुण थी उस समय। वह विस्मय से अपने हृदय में टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु पक्का पता चला, वह थी कोमलता। ठीक है, उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। ठीक है, किस लिए वो चंपा द्वीप कहेंगे? हाँ, चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक
उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्र से हिलमिला जाए। तो आप यहाँ पे इस कहानी का पूरा थीम देख पा रहे हैं। चंपा आकाशदीप में मतलब एक बांस की खंबी पे एक दीपक जला रही, जो उसको खींच देगी उसमें रख के, तो दीपक ऊपर जलने लगेगा, हिलमिल जाए। किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर 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 से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। यह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर खड़ी हुई किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। तो एक पात्र आपको जया भी मिल गई, तो आप इनका नाम नोट डाउन कीजिएगा। जया एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी, नील नभोमंडल में मंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। मतलब उस बुद्धगुप्त ने कहा इसे रानी कहो, क्योंकि बुद्धगुप्त उस समय जो है कि अपने को एक सशक्त राजा समझता था, क्योंकि उसके अंडर में ही चंपा थी। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घायु दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। क्या कर दिया? चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? तो मतलब उसका कहने का मतलब है दीपक जलाना तो मेरा ही काम है, क्या दासी से दीपक भी जलवाऊं? तो वही बता रही है। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो जो है कि समुद्र में जब ये दीपक जल जाता है तो वहाँ पे प्रकाश हो जाता है अन्य नाविक के लिए, जो अपनी थपेड़े खाते हुए अपनी नौका को लेके आते हैं, उसके लिए। तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। क्या कह रही है? मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा, ये सारे द्वीप हैं, आप याद रखेंगे। बाली, जावा, सुमात्रा। आपने यदि भूगोल पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है, महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पंड लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तही आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा जब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। मतलब ये वो प्रस्ताव रख रहा है, ध्यान दीजिए। नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण है, संतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो,
मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो नाविक? उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। तो मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भगीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरी पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता वर्षों बाद लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु से निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। मतलब उसे पता चल जाता है कि मेरे पिता को मारने वाला यही बुद्धगुप्त है, जलदस्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादनी सी घूमती रही और निर्जर समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांति गंभीर क्या करते, उसकी जो शांति थी गंभीर मुद्रा में जो रहती थी वो भी थोड़ा सा उसमें भी हलचल हो गया। हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। वसन माने कपड़ा होता है। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी, नाव को चलाने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उस उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। मतलब पानी में कूदकर अपनी जान को दे देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो। जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बूझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और जलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर महत्वपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। क्या हो गए? दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती। चंपा, तो अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीर से तो अच्छा है। क्या है? जल में बंदी होना कठोर प्राचीर से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली जावा चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटने के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। तो ये जो जलदस्यु था, इसके जो है कि इतने लोग, मतलब पानी में इतना की हत्याएं कर चुका था कि लोग इससे डरते थे। उसी के सामने चंपा बिल्कुल डर नहीं रही है। घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या प्रकृति का सहृदय कल्पना विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो, मतलब गीला हो चुका हो। सृष्टि नील कमलों में भरी उठी। उस सौरभ के पागल चंपा न बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिया। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज आलिंगन हुआ, गले मिल गए दोनों। उसके बाद जो है कि वहाँ पे एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का, किंतु परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपनी प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ।
हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया। उसने अपना जो औजार लिया था हत्या करने के लिए, उसे क्या किया, फेंक दिया। तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया है? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। मतलब उसमें बुद्धगुप्त ने उसे चंपा से पूछा कि आप अब जो है कि सब कुछ छोड़ के मैं विश्वास कर लूं कि आपने जो है पिता के प्रतिशोध को भुला दिया है। तो कहती है, विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। देख रहे हैं, मैं तुम्हें माफ नहीं की हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीनी संध्यातम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पूर्णतम घड़ी की स्मृतियों में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। दृश्य 6 शुरू हो रहा है। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उस सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाए थे। ताम्र लिप्ति से वह बहुत से सैनिक नाविक की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा स्वीकार रूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविक को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा है। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन मालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज राजकुमारी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? ये तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हो चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, तो वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितनी महान हो। चंपा उसे प्रश्न करती है। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्च वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश है। वह महिमा की प्रतिमा है। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। कैसा हुआ? मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हुई। क्योंकि वो इतना जो है कि उस तरीके का व्यक्ति था, मतलब उसके अंदर ये प्रेम उदित हुआ है, तो वो बता रहा है। शून्य में उदित हो गई हो आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामनी की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो।
कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। मतलब आज हम लोग शादी करें, इसके बाद हम लोग ये सब सारा काम जलदस्यु का काम छोड़ के हम लोग कहाँ चलेंगे, भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वो कहती हैं कि आपकी आज्ञा ये लहरें मानेंगी, परंतु मैं नहीं। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभव का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विगलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी एक दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। जिस तरीके से आकाशदीप जलता है उसी तरीके से मैं जल जाऊंगी। और उसके प्यार को उन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया, मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दी पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। उसकी भी जीवन लीला समाप्त हुई। ये कहानी खत्म हुई दोस्तों, आकाशदीप। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि कहानी अच्छी लगी हो और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं दोस्तों ज़रूर बताइए, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट का ही कहना था कि मैम आप सारी कहानियाँ किस कहानी को अपने चैनल पे अपलोड करें। तो मैं नित्य प्रति एक कहानी, और मैं इसी चैनल पे पढ़ रही हूँ दोस्तों, जो है कि तुलसीदास के जीवन पे जो एक उपन्यास लगा हुआ है उसको। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा तुलसी के जीवन पे कौन सा उपन्यास है और किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।